Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see part 2 of chapter number 6, that is Age of Organization. ये theme B हमारा tapestry of past जो history वाला part है उसका ये chapter number 6 है. इसका part 1 already हम देख चुके हैं. अब इस video में हम इसका part 2 देखने वाले हैं. So we will try to finish this chapter in this part. लेकिन अगर नहीं finish हुआ तो एक और part बना देंगे. Chapter थोड़ा lengthy है. ये class 7 न्यू NCERT हमारी जो social science की text book है Exploring Society India and Beyond उसका पार्ट है. ओके, सो आई होप अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे. नहीं देखे हैं सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को और देखते हैं क्या दिया हुआ है. सो लेट अस जस्ट गो. सो किंगडम्स एंड लाइफ इन साउथ. अब हमने नॉर्थ वाला पार्ट तो पूरा पढ़ लिया था. अब हम सदर्न पार्ट इंडिया का जो है वहां पर क्या चीजें थी, कौन से किंगडम्स थे उसके बारे में पढ़ेंगे. सो इंडिया सदर्न रीजन दिस पीरियड बिटवीन 2nd और 3rd century BCE and the 3rd century CE saw the rise of prominence 3 powerful kingdoms. 3 important वहां पर किंगडम्स डेवलप हुए इस समय के बीच में 2nd century BCE और 3rd century CE के बीच में. कौन से थे तीनों? चेरास, चोलास एंड पांड्यास. इसके बारे में मैंने लास्ट पार्ट में भी थोड़ा सा आपको बताया था. विच ऑफन कम्पीटेड विद ईच अदर फॉर कंट्रोल ओवर द साउथ. अब ये तीनों एक दूसरे से हमेशा कम्पीट करते रहते थे कि साउथ वाले एरिया में किसका कंट्रोल होगा. विच ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द रीजन्स ग्रोथ इन ट्रेड एंड कल्चर, जिसकी वजह से ट्रेड और कल्चर यहाँ पे डेवलप हुआ. लेट्स रिमेंबर हाउ अशोकास एम्पायर स्टॉप्ड एट दोज साउथ इंडियन किंगडम्स व्हिच ही मेंशन्ड इन हिज एडिक्ट्स. हमने अशोका के एडिक्ट्स पढ़े थे, उसमें दिखा था कि कैसे साउथ में बहुत सारे किंगडम्स थे जिसने स्टॉप किया अशोका एम्पायर को सदर्न एरिया के इंडिया में बढ़ने से, है ना. व्हिच सजेस्ट दैट दे रिमेन इंडिपेंडेंट इवन एट द हाइट ऑफ मौर्यन पावर. जब मौर्यन पावर अपनी हाइट पर था, हाइट मतलब बहुत ऊंचाई पर था उस वक्त, हर जगह हम देख रहे थे कितना बड़ा एक्सपैंड हो गया था मौर्यन एम्पायर, फिर भी साउथ की जो कुछ किंगडम्स थे इन्होंने अपने जो पावर थी या इंडिपेंडेंस थी उसको सबसे ऊपर रखा. एंड ऑल्दो खारवेलास क्लेम्स दैट ही डिफीटेड एन अलायंस ऑफ साउथ इंडियन किंग्स दैट थ्रेटन्ड हिज ओन टेरिटरी, द लोकेशन ऑफ दैट बैटल इज अननोन. सो ऐसा हमने पढ़ा कि खारवेला जो थे उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने एक अलायंस मतलब होता है ग्रुप, कि साउथ की सदर्न पार्ट इंडिया के जो किंग्स थे उन्होंने एक अलायंस बनाया, ग्रुप बनाया और उसके अगेंस्ट खारवेला ने युद्ध किया. लेकिन ऐसा ये जो जगह बताई गई है वो अननोन है. एंड ही डज नॉट सीम टू हैव invaded the southern region. Then think about it. एक मैप दिया गया है अगले पेज पे. You may notice different symbols alongside the name of the kingdoms. हर किंगडम्स जो ये तीनों है ना, चेरास, चोलास और पांड्यास, इनके आगे मैप में एक साइन दिया हुआ है. हमें बताना है कि सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं और think about how they highlight the unique identities of the kingdom. जैसे आप यहाँ मैप में देख सकते हो. So चेरास ये वाला पार्ट है, ये येलो वाला जो रीजन आपको दिख रहा है करंट डे केरला है, और ये पांड्यास इधर तमिलनाडु वाले रीजन में. देन चोलास ये है ना. तो यहाँ पे आपको बना हुआ दिख रहा है. चेरास में ये धनुष बना हुआ दिख रहा है और तीर है ना. यहाँ मैं इरेज करती हूँ, अच्छे से दिखेगा. यस ये देखिए, और यहाँ पे मीन मछली बनी हुई है. तो ये जो सिंबल है रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेशल फीचर्स और आइडेंटिटीज ऑफ ईच किंगडम. हर किंगडम की एक आइडेंटिटी या स्पेशल फीचर्स दिखाया जा रहा है जो उन्हें यूनिक बनाते हैं. ठीक है. सो किंगडम्स इन साउथ नोट दैट बॉर्डर्स आर अप्रोक्सीमेट एंड फ्लक्चुएटेड इन द टाइम. ये जो बॉर्डर्स मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये ऐसा नहीं है कि फिक्स है, फ्लक्चुएट होते रहते थे, चेंज होते रहते थे. ओके. सो चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. सो दैट पीरियड सॉ द एडवेंट ऑफ मैनी poets whose works collectively known as संगम लिटरेचर. उस वक्त एक बहुत सारे पोएट्स का हमें काम देखने को मिलता है. एडवेंट मतलब शुरुआत होना, जिसे हम कहते हैं संगम लिटरेचर. संगम लिटरेचर एक तरीके से संग्रह है जिसमें बहुत सारे पोएट्स ने मिलकर एक कविता या कह सकते हैं महाकाव्य जैसा कुछ संग्रह किया. इट केम टू बी नोन एज संगम एज. जिस समय में संगम लिटरेचर लिखा गया उस पीरियड को, उस समय को संगम एज कहा गया. ये जो संगम वर्ड है इसका मतलब होता है संस्कृत के संघ से लिया गया. संघ मतलब ग्रुप, ठीक है, जहां पर पोएट्स ने ग्रुप बनाया, संघ बनाया, जिसका मतलब होता है ग्रुप या एसोसिएशन, मतलब कमिंग टुगेदर, एक साथ आना. इन दिस कॉन्टेक्स्ट रेफरिंग टू एन असेंबली ऑफ पोएट्स. सो संगम एज की बात करें, ऐसे लोगों की असेंबलीज जो कवि हैं. द संगम लिटरेचर द ओल्डेस्ट इन साउथ इंडिया. संगम लिटरेचर जो है, लिटरेचर मतलब जो किताबें वगैरह हम पढ़ते हैं उनकी बात की जा रही है. सो संगम लिटरेचर, संगम पीरियड में जो लिटरेचर लिखे गए हैं ये ओल्डेस्ट है, बहुत प्राचीन है साउथ इंडिया में. इसमें बहुत सारे कलेक्शंस हैं, एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स एंड इन मच कंसल्टेड बाय हिस्टोरियंस हु इन्वेस्टिगेटेड द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ दैट टाइम. जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, जो प्राचीन भारत के बारे में पता करते हैं या फिर जो इतिहास
इतिहास को पढ़ते हैं, जानकारी निकालते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनके लिए जो लिटरेचर है उस समय की सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसे थे एट दैट टाइम्स, ये सब पता करने में ये जो किताबें हैं मदद करती हैं। प्राइमरीली संगम पोएट्री एक्सप्रेसेस विद ग्रेट स्किल एंड डेलिकेसी पर्सनल इमोशंस सच एज लव और सोसाइटल वैल्यूज लाइक हीरोइज्म एंड जेनरोसिटी। सो ये जो कविताएं लिखी गई हैं संगम लिटरेचर में किस तरीके की हैं, तो इसमें बहुत ध्यान से, स्किलफुली और डेलिकेसी मतलब बहुत नाजुक तरीके से इमोशंस को दिखाया गया है, लव को दिखाया गया है, सोसाइटी में जो वैल्यूज है उसको दिखाया गया है, जैसे हीरोइज्म, जैसे होता है ना वीरता दिखाना, जेनरोसिटी, तो ऐसे कुछ इमोशंस दिखाए गए हैं ह्यूमन बीइंग के पोएम के थ्रू डिनोट किया गया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अभी जो तीनों किंगडम है इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है चोलास, ठीक। सो संगम रेफर्स टू 3 क्राउन्ड किंग। संगम लिटरेचर जो है उसमें 3 ऐसे क्राउन किंग्स की बात की गई है, चोला, चेरा एंड पांड्यास। चोला जो थे वर अ पावरफुल डायनेस्टीज दैट रूल पार्ट ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम 3rd century BCE to 13th century CE. Chola king Karikal is said to have defeated a combined force of Cheras and Pandyas and established his supremacy. देखो चोला है, ठीक। अब ये जो है इसने 3rd century BCE से लेके 13th century BCE तक यहाँ पे दिया गया है कि इस डायनेस्टी ने रूल किया, ठीक है। अब ये जो इसके एक राजा थे, चोला डायनेस्टी के एक राजा थे जिसका नाम है करिकाल या करईकल, इसका आप लिख सकते हैं ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने डिफीट किया था, हराया था कंबाइंड आर्मी, 2 लोगों की आर्मी जुड़ गई, जो बाकी के 2 है ना चेरास और पांड्यास, इनकी आर्मी जुड़कर एक कंबाइंड फोर्स बनकर आई और उसको करिकाल ने हरा दिया। करिकाल कौन थे? चोला किंग थे, ठीक है। एंड और उसके बाद चोला डायनेस्टी की सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश हुई, मतलब सबसे इन दोनों को हराने के बाद सबसे सुप्रीम कौन बन गया? चोला डायनेस्टी, ठीक है। ये यहाँ पर दिया गया है। करिकाल अंडरटुक मेनी प्रोजेक्ट्स फॉर बेनिफिट ऑफ द पीपल। अब ये जो राजा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, पहले तो हमने देखा कि इन्होंने पांड्यास और चेरास दोनों को हराया, ठीक। फिर हमने देखा इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए लोगों की भलाई के लिए। अमंग देम इज कल्लनई और ग्रैंड एनिकट, अ कॉम्प्लेक्स वाटर डाइवर्जन सिस्टम लोकेटेड एट अ जियोग्राफिकली स्ट्रेटेजिक पॉइंट जस्ट डाउनस्ट्रीम ऑफ श्रीरंगम आइलैंड। अब यहाँ पर उन्होंने कैसे कैसे एक्शंस लिए, हमने देखा लोगों की भलाई के लिए उन्होंने काम किए। जैसे ग्रैंड एनिकट, जिसे कलानी भी कहा जाता है, इसमें उन्होंने वाटर डाइवर्जन सिस्टम पे वर्क किया जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे था जस्ट डाउनस्ट्रीम ऑफ श्रीरंगम आइलैंड। जहां पे श्रीरंगम आइलैंड है वहां पर उन्होंने पानी को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए या किसी भी पर्पज से, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, किसी भी पर्पज से, तो उसको वाटर डाइवर्जन सिस्टम पे उन्होंने वर्क किया। देन इट हेल्प टू डाइवर्ट वाटर्स फ्रॉम कावेरी टू द सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ द कावेरी डेल्टा। अब ये जो सिस्टम बनाया गया इसने क्या मदद की कि कावेरी नदी का पानी लेकर और जो आसपास का एरिया है या जो सेंट्रल एरिया सदर्न पार्ट है कावेरी डेल्टा का, वहां तक पानी को डाइवर्ट किया, फैलाया। दिस एनेबल्ड मोर लैंड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। मान लो ये कावेरी नदी ऐसे बहती है, अब इसका पानी यहाँ फैला दिया, तो पहले पानी सिर्फ इतनी जगह पे था, है ना। अब यहाँ के लोगों को भी आसानी से पानी मिल गया क्योंकि वाटर डाइवर्जन का उन्होंने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया। अर्निंग दिस एरिया, इस वजह से साउथ में हमने देखा कि साउथ का जो रीजन है उसको क्या नाम दिया गया? राइस बाउल ऑफ साउथ। मतलब यहाँ पर पानी की वजह से धान की खेती, चावल की खेती जो होती है वो बहुत अच्छे से होने लगी, जिस वजह से वहां पर राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो गया। रीस्टोर्ड सेवरल टाइम्स इन द कोर्स ऑफ टाइम, इट इज स्टिल इन यूज एंड हेल्प्स मिलियंस ऑफ पीपल इन तमिलनाडु बाय प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन एंड thus सपोर्टिंग एग्रीकल्चर इन दिस रीजन। सो ये तमिलनाडु वाले रीजन में आज भी लोगों को इससे हेल्प मिलती है, पानी मिलता है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, और एग्रीकल्चर में, खेती में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है, देख लेते हैं। जैसे ये वाला जो इमेज है, ये अ व्यू ऑफ कलानई और ग्रैंड एनिकट, ये इस तरीके से बनाया गया वाटर डाइवर्जन के लिए, आप देख सकते हैं, अभी भी हेल्पफुल है। देन थिंक अबाउट इट, ऑब्जर्व द स्टैच्यू ऑफ अ किंग। ये एक राजा का पुतला है, हाउ इज ही डिपिक्टेड, इनको किस तरीके से दिखाया गया इस पूरे में। व्हाट डू हिज पोस्चर, क्लॉथिंग एंड एक्सप्रेशन से अबाउट हिज पावर एंड स्टेटस। इनके जो कपड़े हैं, जिस तरीके से बैठे हैं, ये सब क्या दिखाता है, उनके स्टेटस और पावर के बारे में क्या बताता है। ये जो स्टैच्यू है ये किंग कराईकल का है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिन्होंने, और ये कहाँ पर है? ग्रैंड एनिकट मेमोरियल पार्क इन तमिलनाडु। सो ये जो स्टैच्यू है ये क्या शो करता है कि जो राजा थे करिकाल विद अ प्राउड पोस्चर, देखो कैसे तन के बैठे हैं ना, प्राउडली जैसे बैठते हैं। रॉयल अटायर, जो राजघराने की जो यूनिफॉर्म होती है या ड्रेस होती है उस तरीके के राजसी कपड़े पहने हुए हैं। कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशंस इनके दिख रहे हैं, ये दिखाता है कि कितने पावरफुल और इनकी लीडरशिप कितनी अच्छी थी।
ठीक है ना। आपकी टेक्स्ट बुक पे ये दिया है शिलापदिकरम द टेल ऑफ एंकलेट, एक कहानी दी गई है। शिलापदिकरम भी उसी एज में लिखी गई एक महाकाव्य है। महाकाव्य जो एपिक बोलते हैं, एपिक यानी महाकाव्य, जैसे महाभारत है, रामायण है, उसी तरीके से। तो ये शिलापदिकरम जो है दिस फेमस एपिक कंपोज्ड सून आफ्टर द संगम कलेक्शन। संगम लिटरेचर जो या संगम एज हमने पढ़ा, उसके तुरंत बाद ये लिखा गया है एपिक। एपिक यानी महाकाव्य, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, It tells the story of Kannagi who lived happily with her husband Kovalan। यहाँ पर दो व्यक्ति की बात की गई है, एक कनगी जो यहाँ पे दिया गया है और इसके हस्बैंड कोवलन, ठीक है। दो लोगों की कहानी है। इन द प्रॉस्पेरस चोला कैपिटल सिटी ऑफ पुहार, ये चोला डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनमें उनका जो राजधानी थी, कैपिटल सिटी जो थी पुहार, वहां की ये एक कहानी दी गई है कोवलन और कनागी की, ठीक है। आइडेंटिफाइड विद कावेरी पत्तनम सीन अर्लियर, ये जो चोला कैपिटल के बारे में हम पढ़ रहे हैं पुहार, इसको अभी जो कावेरी पत्तनम है उससे आइडेंटिफाई किया गया है। नाउ हाउएवर कोवलन फेल इन लव विद अ डांसर एंड इवेंचुअली लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ ओवर हर। कोवलन एक डांसर के लव में फॉल हो जाता है, उसको प्यार हो जाता है एक नृत्यिका से, उसके बाद उसने अपने सारे पैसे उसके ऊपर लुटा दिए, ठीक है। रियलाइजिंग हिज मिस्टेक ही रिटर्न टू कनागी। अब क्योंकि वो किसी और के प्यार में पड़ जाता है, फिर उसको उसकी गलती का एहसास होता है और वो फिर से कनगी के पास जाता है, ठीक है। हु फॉरगेव हिम, और वो उसको माफ भी कर देती है। दे देन ट्रेवल टू मदुरई, उसके बाद वो दोनों कोवलन और कनागी जो है मदुरई जाते हैं। ये किसकी कैपिटल है, पांड्या किंगडम की कैपिटल है। होपिंग टू रीबिल्ड देयर लाइफ, वो सोचते हैं वहां जाकर मदुरई और हम अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करेंगे। टू स्टार्ट अ न्यू कनगी गेव कोवलन वन ऑफ हर एंकलेट टू सेल। अब उनके पास पैसे तो होते नहीं है शुरू में, तो कनगी क्या करती है, वो अपनी एक पायल निकाल कर देती है कि इसको बेच दो, सेल कर दो, वो ऐसा कोवलन को कहती है। हाउएवर ही वाज फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, लेकिन गलती से उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाता है एंड एग्जीक्यूटेड बाय द पांड्या किंग, और कहा जाता है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मतलब उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है पांड्य राजा द्वारा। डिवास्टेटेड कनागी प्रूव्ड हिज इनोसेंस बाय रिवीलिंग हर सेकंड एंकलेट, और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा हताश, क्योंकि उसके पति को सजा दे दी गई थी, तो उसने जाकर अपने पति की इनोसेंस को, कि वो चोर नहीं था, उसको प्रूव करने के लिए अपनी दूसरी चांदी की सेम पायल दिखाई और प्रूव किया कि वो चोर नहीं था, वो मेरी ही पायल थी। द किंग रियलाइजिंग हिज मिस्टेक डाइड ऑफ शॉक, इससे क्या होता है, राजा को जिसने दंड दिया था उसको उसकी गलती का एहसास होता है और वो शॉक के कारण मर जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी। कनगी देन कर्स्ड मदुरई इनवोकिंग द गॉड ऑफ फायर हु डिस्ट्रॉयड द सिटी। शी देन वॉक्ड फर्दर वेस्ट टू चेरा किंगडम वेयर शी वाज ऑनर्ड एज अ गॉडेस। उसके बाद जब वो राजा की डेथ हो जाती है तो कनगी जो है श्राप देती है मदुरई को, ठीक है। गुरु जो अग्नि देवता है उसको उनका आह्वान करके, और सिटी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाती है श्राप के कारण, जो सिटी है मदुरई पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद फिर वो चेरा किंगडम में जाती है जहां पर उसको गॉडेस के रूप में उसका ऑनर किया जाता है, स्वागत किया जाता है। इवन टुडे कनगी इज वेस्टेड इन तमिलनाडु एंड केरला, आज भी कनगी का आप स्टैचू देख पा रहे हैं, तमिलनाडु और केरला के जो रीजन है वहां पर इसकी पूजा की जाती है। शिलापदिकरम्स एग्जीक्यूट poetry thus centers on the principles of justice and rulers dharma to protect it। so जो शिलापदिकरम एपिक है उसकी जो स्टोरीज है ये बेस होती है जस्टिस के ऊपर, न्याय के ऊपर, और जो राजा का धर्म होता है उसको बचाने का होता है, उसके ऊपर ही सारी कहानियां जो है, पोएट्री जो है इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इट ऑल्सो टेक्स अस थ्रू सिटीज रिच इन ट्रेडेड गुड्स थ्रू 3 किंगडम्स एंड ऑल्सो थ्रू सेवरल स्कूल्स ऑफ थॉट्स। इन कहानियों से या इन पोएट्री जो लिखी गई है शिलापदिकरम, जो एपिक्स वगैरह हैं, इससे हम उस समय का जो व्यापार था, किस किस चीजों के व्यापार होते थे, तीनों किंगडम्स का किस तरीके से क्या चीजें होती थी, कौन कौन सी विचारधाराएं उस वक्त प्रचलित थी, वो सब हमें जानने को मिलती है। सो आई होप ये आपको शिलापदिकरम एक एपिक, जिसकी एक छोटी सी कहानी, जिसमें हमने कनगी और कोवलन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से कनगी जो है बहुत प्यार करती होती है कोवलन से, लेकिन कोवलन किसी डांसर्स के चक्कर में, किसी डांसर नृत्यिका के प्यार में पड़ जाता है। जब उसको एहसास होता है अपनी गलती का, तो फिर से वो कनगी के पास आता है, कनगी फिर उसे माफ कर देती है और वो मदुरई जाते हैं कि वहां पर अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस बीच में जो पायल देती है कनगी बेचने के लिए, वो कोवलन गलती से उसको चोर समझ लिया जाता है और राजा उसे मृत्यु दंड दे देते हैं। जब कनगी को ये पता चलता है तो वो फिर राजा को श्राप देती है, पहले तो प्रूफ करती है कि मेरा पति इनोसेंट था, और फिर मदुरई जो सिटी है
उसको श्राप दे देती है, जिसके कारण अग्निदेव पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। उसके बाद वो चेरा किंगडम में जाती है, जहां पर उसको गॉडेस के रूप में ऑनर किया जाता है। आज भी तमिलनाडु और केरला का जो रीजन है वहां पर वर्शिप की जाती है, कनगी की पूजा की जाती है। सिलापदिकरम से हमें जस्टिस और राजा का क्या धर्म है उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं चेरास के बारे में। ठीक है, चेरास किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम केरला पुत्र भी बोलते हैं, सन ऑफ केरला। केरला वाला जो एरिया है इंडिया का, यहाँ पर जो सदर्न पार्ट है, यहाँ पर चेरास अभी हमने देखा था। चेरास रूल ओवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। यहाँ पर उन्होंने रूल किया था। ठीक है, इधर विद देयर कैपिटल एट वंजी। तो चेरास की कैपिटल कहाँ थी? वंजी। ये जो आज का करूर है तमिलनाडु में, वहां पर पड़ता है। दे प्लेड एन एसेंशियल रोल इन शेपिंग द रीजन्स कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। उन्होंने उस रीजन की कल्चर और इकोनॉमिक जो हिस्ट्री है उसको शेप करने में बहुत हेल्प की। एनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ तमिल लिटरेचर एंड पैट्रोनाइजिंग संगम पोएट्स। पैट्रोनाइज मतलब करना, संरक्षण देना। ठीक है, जो संगम पोएट थे ना, उनको संरक्षण दिया, उनकी देखभाल की, जैसे खाने पीने का खर्च, उनको रहने का, महल में ही उनको जगह दी गई। ठीक है, तो ये सब चीजें उन्होंने की और उनके समय में तमिल लिटरेचर बहुत ग्रो हुआ। ठीक, अब हम देखते हैं चेरास वर नोन फॉर देयर एक्सटेंसिव ट्रेड कनेक्शन विद रोमन एम्पायर। चेरास जो थे उनका कनेक्शन था, ट्रेड व्यापार जो था वो रोमन एम्पायर के साथ फैला हुआ था और वेस्ट एशिया में भी फैला हुआ था। एशिया का वेस्टर्न पार्ट है वहां पर, एक्सपोर्टिंग मेनी गुड्स फ्रॉम इंडिया टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ये जो चेरा एम्पायर थे या चेरा किंगडम जो थे, ये इंडिया के सामान को आउटसाइड, बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा ट्रेड किया करते थे। Kingdom became a hub for the export of spices, timber, ivory and pearls. So मोती हो गए, हाथी दांत हो गए, लकड़ियां हो गई, देन स्पाइसेस, मसाले हो गए, ये सब चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी। उन्होंने बहुत सारे कॉइन्स भी इशू किए उनके समय में। डू यू नोटिस द रॉयल एम्बलम ऑफ चेरा ऑन वन ऑफ सच कॉइन गिवन बिलो। ये कॉइन्स दिए गए हैं और इसमें ये देखो, ये जो चेरा का धनुष है ना, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा बना हुआ, राइट। तो ये एम्बलम है, यहाँ पर दिख रहा है ना। सो कुछ इस तरीके से मुझे ऐसा फील हो रहा है, बाकी आप उसको जूम करके अपनी बुक में देख सकते हैं अच्छे से। नाउ नेक्स्ट इज पांड्यास। अब हम पढ़ते हैं पांड्यास के बारे में। सो ये तमिलनाडु का जो पार्ट है वहां पर उन्होंने रूल किया था और आसपास के एरिया में। इनका जो कैपिटल था वो आज का जो प्रेजेंट डे मदुरई है वहां पर था। जो इनका राज्य है वो सेवरल सेंचुरी BC तक था। सक्सेसिव किंग्स एक्सपैंडेड द पांड्यन किंगडम। जो भी इसमें राजा आते गए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इन्होंने पांड्या जो एक किंगडम था उसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया। अपने वर्क में इंडिका, जो हमने देखा था ना, विदेशी आते थे हमारे देश में घूमने, जैसे एक मेगास्थनीज के बारे में हमने पढ़ा था जो ग्रीस से आए हुए थे, तो उनकी किताब थी इंडिका, है ना। उस इंडिका में उन्होंने लिखा है कि किंगडम एज अ प्रोस्पेरस वन, बहुत ही समृद्ध राज्य था या किंगडम था, विद अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। वहां का जो राजपाट था वो बहुत अच्छा था। एक्टिव ट्रेड वहां पे था, किसके साथ? डिस्टेंट पावर लाइक ग्रीक के साथ, रोमन के साथ, अपार्ट फ्रॉम मच इंटरनल ट्रेड। देश के अंदर तो लोग ट्रेड करते ही थे, डिस्टेंट पावर मतलब बाहर के लोगों के साथ भी ट्रेड करते थे। इंटरनल जैसे खारवेला फॉर इंस्टेंस स्टेट्स दैट ही गेट्स हंड्रेड्स ऑफ pearls bought फ्रॉम पांड्या किंगडम। ठीक है, पांड्यास वर आल्सो एन इंपॉर्टेंट नेवल पावर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। नेवल मतलब समुद्री, समुद्र से रिलेटेड, जैसे नाव होना, समुद्र में कैसे व्यापार करें, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनके पास पावर थी। और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था आर्ट को, आर्किटेक्चर को और प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि उस एरिया में, जिस एरिया में उन्होंने राज किया था। इनके समय के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं इन विच किंग असर्टेड देयर ग्रेट कंसर्न फॉर देयर सब्जेक्ट्स वेलफेयर एंड देयर एनकरेजमेंट्स टू ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स एंड बिलीव्स। सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा। ऐसे इंस्क्रिप्शंस है, इंस्क्रिप्शंस मतलब मैं कई बार बता चुकी हूँ, हार्ड सरफेस पे पत्थर वगैरह पर खोद कर कुछ लिखवाया जाता है, उसको कहा जाता है। तो ऐसे बहुत से इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले जहां पर राजा ने अपनी प्रजा के बारे में, उनकी भलाई के बारे में और कैसे एनकरेज किया जाए हर स्कूल ऑफ थॉट को, हर विचारधारा को, हर विश्वास को बराबरी का अधिकार दिया जाए, इसके बारे में लिखा गया है। ओके, नाउ यहाँ पर एक दिया है, थिंक अबाउट इट। पांड्यास वर नोन फॉर देयर पर्ल्स। पांड्यास जो थे वो अपने पर्ल्स के लिए जाने जाते थे, मोतियों के लिए। व्हाई डू यू थिंक पर्ल्स वर इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग दीज टाइम्स। उस समय मोतियों का व्यापार क्यों किया जाता होगा, इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि रेयर होते थे, जल्दी से नहीं मिलते थे, सुंदर होते थे, इनकी वैल्यूज बहुत होती थी, इसीलिए वो ज्वेलरीज वगैरह और ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा उनकी मांग रहती थी। ओके, नाउ सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 2। जैसा कि मैंने कहा था एक छोटा सा पार्ट और बना लेंगे, पार्ट 3, जिसमें चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और एक नेक्स्ट पार्ट में इसके एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह, समरी वगैरह जो हम देखते हैं वो देख लेंगे। ओके, सो वी आर डन विद पार्ट 2। आई होप ऑल ऑफ यू लव दिस वीडियो। इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।